हेलो फ्रेंड्स, आयशा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सितंबर महीने का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। ये करेंट अफेयर का वीडियो है। जो भी फ्रेंड्स पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्रयास करें सितंबर माह के पार्ट 1 वीडियो को देख लें। कारण कि हो सकता है कि वहाँ से आप पढ़ के नहीं गए हों और वहाँ से एग्ज़ाम में सवाल आ जाए, और एग्ज़ाम में सवाल आ जाने के बाद हो सकता है कि वो सवाल आपसे छूट जाए। और एग्ज़ाम में करेंट अफेयर के सवाल के छूटने का मतलब है कि रिजल्ट से छूटना, रिजल्ट से बाहर होना। इसलिए फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्रयास करें कि पार्ट 1 वीडियो को देख लें। चलिए अब हम लोग चलते हैं सितंबर महीने का जो पार्ट 2 वीडियो है उसकी ओर चलते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो सर्वप्रथम देखते हैं कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020, मतलब ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार 68वां है ये 2020 का पुरस्कार था, परंतु इसे जो वितरित किया गया है वो किया गया है 2022 में किया गया। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो घोषित किया गया साहब वो किया गया है सुरारई पोट्टू को। किसे घोषित किया गया है? सुरारई पोट्टू को। और सुरारई पोट्टू के जो निर्देशक हैं वो है साहब, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, वो है सुधा कोंगरा। और इस फिल्म में जो अभिनेता हैं वो है साहब सूर्या। और इस फिल्म में अभिनेत्री जो है साहब वो है अर्पणा बाल मुरली साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 जो जिसका वितरण 2022 में किया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो घोषित किया गया है वो सुरारई पोट्टू को घोषित किया गया है। यह जो है सो सुधा कोंगरा के द्वारा निर्देशित फिल्म है। और इस फिल्म के अभिनेता सूर्या और अभिनेत्री जो हैं अर्पणा बाल मुरली हैं। इस बात को साहब हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ ओवरऑल पूछा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुरारई पोट्टू, जबकि हिंदी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया तो इसको याद रखेंगे साहब तान्हाजी को। इसको याद रखना है तान्हाजी को। और ये तान्हाजी जो फिल्म है ये जो है किसके द्वारा निर्देशित किया गया साहब? ओम रावत के द्वारा। इसके निर्देशक जो हैं ओम रावत। और इसमें जो अभिनेता घोषित किया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, दो जो है सो अभिनेता को घोषित किया गया है। एक जो अभिनेता है वो है अजय देवगन जिसे तान्हाजी के लिए घोषित किया गया। और एक अभिनेता है सूर्या जिसे सुरारई पोट्टू के लिए घोषित किया गया है। दोनों अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में घोषित किया गया है। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें साहब तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। और इसे किस फिल्म के लिए घोषित किया गया साहब? तो वही फिल्म सुरारई पोट्टू के लिए घोषित किया गया। सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसी के कारण मिला, इस फिल्म के कारण। और अर्पणा बाल मुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इसी फिल्म के लिए दिया गया साहब, सुरारई पोट्टू के लिए। इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा साहब अगर पिक देखा जाए तो ये है साहब अजय देवगन, सब जानते होंगे इनको, ठीक है, शायद आप लोग के बेस्ट हीरो भी हो। उसके बाद ये है अर्पणा बाल मुरली और ये है साहब सूर्या। ये दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, जबकि अर्पणा बाल मुरली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया गया साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा साहब नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2022।
इसमें साहब मतलब फेमिना मिस इंडिया 2022, मतलब मिस इंडिया 2022 में किसे घोषित किया गया, मतलब भारत सुंदरी, हिंदी में इसको बोलेंगे भारत सुंदरी, मतलब पूरे भारत में जो सबसे सुंदरी हैं वो किसे घोषित किया गया है 2022 में। ये घोषित किया गया साहब सीनी सदानंद शेट्टी को, सीनी सदानंद शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया 2022, मतलब पूरे भारत भर में सुंदरी से घोषित किया गया है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं साहब, कर्नाटका की रहने वाली हैं। ये कर्नाटका की रहने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पिक लगा हुआ है यही है साहब सीनी सदानंद शेट्टी कर्नाटका की, जो जिसे 2022 में फेमिना मिस इंडिया यानी भारत सुंदरी से नवाजा गया। चलिए, इससे पहले जो थी साहब वो थे मनसा वाराणसी, मनसा वाराणसी, मनसा वाराणसी, ये इससे पहले सीनी सदानंद शेट्टी से पहले फेमिना मिस इंडिया हुआ करती थी। चलिए साहब, उसके बाद चलाते हैं मिस इंडिया मतलब भारत सुंदरी। अब चलाइए साहब मिस वर्ल्ड, मतलब मिस वर्ल्ड का मतलब हुआ मिस वर्ल्ड यानी विश्व सुंदरी। ये हो गया साहब विश्व सुंदरी, हिंदी में बोलेंगे इसको विश्व सुंदरी, मतलब पूरे दुनिया में सबसे सुंदर विश्व सुंदरी किसे घोषित किया गया 2022 में, तो कैरोलिना व्लावंस्का, कैरोलिना व्लावंस्का। और ये कहाँ की रहने वाली है साहब, तो ये पोलैंड की रहने वाली है, ये पोलैंड की रहने वाली है कैरोलिना व्लावंस्का। इसे विश्व सुंदरी मतलब पूरे धरती कोना कोना पर सबसे बेसी सुंदर, सबसे अधिक सुंदर जो घोषित किया गया है कैरोलिना व्लावंस्का को। ठीक है साहब, याद करने के लिए इसको याद रखना है कि धरती पर सबसे सुंदर किसे घोषित किया गया है, कैरोलिना व्लावंस्का को। कहाँ की रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली है। अगर बात की जाए तो सबसे पहली बार, सबसे प्रथम बार 1951 ईस्वी में वर्ल्ड मिस वर्ल्ड जो घोषित किया गया वो घोषित किया गया था किकी काइसन को, किकी काइसन को। और ये कहाँ की रहने वाली थी साहब, स्वीडन को, स्वीडन की रहने वाली ये थी साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत की पहली भारतीय महिला जिसे मिस वर्ल्ड घोषित किया गया था 1966 ईस्वी में साहब रीता फाड़िया को साहब पहली भारतीय महिला ऐसी थी जिसे विश्व सुंदरी घोषित किया गया था, मतलब मिस वर्ल्ड घोषित किया गया था साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और कब घोषित किया गया था, तो 1966 ईस्वी में घोषित किया गया था। उसके बाद देखेंगे साहब कि भारत में उसके बाद जो बनी है ऐश्वर्या राय बनी है, विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बनी है 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। उसके बाद डायना हेडन 1997 में, देखिए 3 साल के बाद प्लस 3 साल, उसके बाद प्लस 2 साल, उसके बाद प्लस 2 साल, उसके बाद प्लस 1 साल। देखिए 3 साल प्लस, फिर 2 साल प्लस, फिर 1 साल प्लस। इस तरह से ये तीनों को हम लोग याद रख सकते हैं। तो ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्तामुखी 1999 में, जब हम लोग कारगिल की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये मिस क्या कहते हैं वर्ल्ड सुंदरी बन रही थी। चलिए कोई बात नहीं है, इनका अपना काम था, कोई बात नहीं, ऐसे मजाक में बोल दिए। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा प्रियंका चोपड़ा को 2000 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा कि साहब अगला जो घोषित की गई है वो मानुषी छिल्लर को 2017 में साहब घोषित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो याद रखना है कि फेमिना मिस इंडिया वर्तमान में किसे घोषित किया गया है, तो सीनी सदानंद शेट्टी को घोषित किया गया है। मिस वर्ल्ड 2022 में किसे घोषित किया गया है, कैरोलिना व्लावंस्का को, पोलैंड की रहने वाली है। और भारत की पहली महिला कौन थी जिसे मिस वर्ल्ड घोषित किया गया था, तो वो थी रीता फाड़िया 1966 ईस्वी में। उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994 में। उसके बाद कितना साल, 3 साल, 1997 में डायना हेडन, फिर 2 साल के बाद युक्तामुखी 1999 में, फिर 1 साल के बाद प्रियंका चोपड़ा 2000 में, फिर 2017 में जाकर के मानुषी छिल्लर। इस बात को हम लोग साहब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है ये जो साहब थे, ये जो आप देख रहे हैं ये पिक, यही जो पिक है, किसका पिक है
ये पिक है कैरोलिना ब्लावंस्का का। यही जो है सो मिस वर्ल्ड बनी है 2022 में, और ये है कैरोलिना ब्लावंस्का जो पोलैंड की रहने वाली है साहब, इन्हें घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा मिस यूनिवर्स 2021। तो हम लोग देखिए क्रम में पहले क्या पढ़े, भारत सुंदरी यानी मिस इंडिया मतलब पूरे भारत भर में सुंदर। उसके बाद क्या पढ़े, मिस वर्ल्ड पूरे धरती पे सबसे सुंदर। और उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, मिस यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड सुंदरी। ब्रह्मांड सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी मतलब पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पृथ्वी ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, उपग्रह जो भी हैं सारे में सबसे सुंदर जो घोषित किया गया है वो घोषित किया गया किसे साहब, हरनाज कौर सिंधु। और ये कहाँ की रहने वाली है, भारत के पंजाब के चंडीगढ़ शहर के, चंडीगढ़ शहर के साहब ये रहने वाले हैं। मिस यूनिवर्स 2021 में हरनाज कौर संधू को घोषित किया गया साहब। तो ध्यान में रखना, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदरी किसे घोषित किया गया, भारत के हरनाज कौर संधू को घोषित किया गया साहब। उसके बाद अगर देखें मिस यूनिवर्स की प्रथम विजेता जो बनी है उर्मी कुर्सेला कहाँ की रहने वाली साहब, ये फिनलैंड की, कहाँ की रहने वाली, फिनलैंड की। और कब, 1952 ईस्वी में। और प्रथम भारतीय विजेता जिसे मिस यूनिवर्स घोषित किया गया सुष्मिता सेन 1994 में। आप देखिए कि 1994 में मिस यूनिवर्स भी भारत से, मतलब ब्रह्मांड सुंदरी भी भारत से, और मिस वर्ल्ड भी भारत से। मिस वर्ल्ड 1994 में ऐश्वर्या राय बनी थी, और मिस ब्रह्मांड जो है यानी ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स ये जो बनी थी सुष्मिता सेन 1994 में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दूसरी जो बनी थी वो बनी थी लारा दत्ता 2000 ईस्वी में। इस बात को साहब याद रखना है। और यहाँ पर जो आप पिक देख रहे हैं ये है साहब पंजाब की रहने वाली, पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज कौर सिंधु। और ये साहब बनी है मिस यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड सुंदरी बताइए, ब्रह्मांड सुंदरी बन गई है। चलिए साहब कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग का होगा, तो ध्यान में रखना है मिस इंडिया किसे घोषित किया गया साहब, सीनी सदानंद शेट्टी को। मिस वर्ल्ड किसे घोषित किया गया है, तो कैरोलिना ब्लावंस्का को, पोलैंड की रहने वाली। और मिस यूनिवर्स 2021 में मिस यूनिवर्स किसे घोषित किया गया है, तो वो ध्यान में रखना है साहब किसे, हरनाज कौर सिंधु भारत की रहने वाली है साहब। चलिए उसके बाद कुछ प्रमुख दिवस हैं साहब, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रमुख दिवस है, अब देखिएगा साहब 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और 18 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है साहब, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इतना बातें हम लोग याद रखेंगे। चलिए साहब उसके बाद देखिएगा साहब कि कुछ प्रमुख पुस्तकें, कुछ किताबें हैं साहब, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है किताबों से, पुस्तक से। तो देखिएगा साहब चेतन भगत के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक होता है साहब ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ से सवाल कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए करके इसको हम लोग ध्यान में रखें। देखिएगा चेतन भगत के, अगर आपको याद नहीं हो चेतन भगत के किताब का कि किस राइटर का ये बुक है, और एग्जाम में पूछ दिया जाए, ऐसे तो पढ़ के जाना चाहिए, तुक्का पर कोई भरोसा नहीं। लेकिन बाय चांस अगर नहीं नजर आवे, नहीं ध्यान में रहे, अगर गर्ल्स लगा रहे, किसी किताब में गर्ल्स लगा रहे और किसी किताब में 1 2 3 4 नंबर लगा रहे इस तरह का, तो अगर आपको याद नहीं हो तब उस केस में चेतन भगत मार देना, हो सकता है कि आपका सही हो जाए, क्योंकि अधिकांश इनकी किताबों में इस तरह का लेटर लगा होता है। तो अब देखिएगा साहब पहला, द गर्ल्स इन रूम नंबर 105, द गर्ल्स इन रूम नंबर 105 किसकी किताब है साहब, चेतन भगत की। हाफ गर्लफ्रेंड ये किसकी किताब है साहब, चेतन भगत की। आप देखिए गर्ल्स लगा हुआ है, गर्ल लगा हुआ है, ठीक है साहब, चेतन भगत की। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ मतलब मेरे जीवन की 3 गलतियां, ये भी किताबें किनकी है साहब, चेतन भगत की किताबें। किनकी किताबें साहब, चेतन भगत की किताबें हैं। इंडिया पॉजिटिव ये भी किनकी किताब है साहब, चेतन भगत की किताबें हैं। उसके बाद देखिएगा वन नाइट एट द कॉल सेंटर, वन नाइट, देखिए वन आ गया,
1 2 3 वाला जो है नंबर वो आ गया। उसके बाद देखिएगा कि 400 डेज, देखिए ये भी आ गया संख्या 400 डेज यानी 400 दिवस, ऐसा करके आएगा किताब। हो सकता है हिंदी में लिख दे 400 दिवस, ऐसा भी दे देता है, क्योंकि हम लोग को बेवकूफ़ समझता है एग्जाम वाले, इसको पता नहीं है कि हम लोग उससे ज़्यादा होशियार हैं। तो इस वजह से चलिए हम लोग उसकी प्रकृति को ही समझ आते हैं, उसका नेचर क्या है, उसके नेचर के हिसाब से हम लोग सवाल को डील करते हैं। तुम दोगे 400 दिवस, दे दो, क्योंकि हम पहले से तैयारी कर चुके हैं, दिक्कत क्या है। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा अगला जो है सो 1 इंडियन गर्ल्स, 1 इंडियन गर्ल, देखिए यहाँ गर्ल लगा हुआ है, तो 1 इंडियन गर्ल किनका किताब है साहब, यह है चेतन भगत का। उसके बाद 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट, देखिए 5 लगा हुआ है, ये नंबर लगा हुआ 5 पॉइंट, ये भी किसकी किताब है, चेतन भगत की। और एक किताब और इनकी याद रखना है, 1 अरेंज मर्डर, 1 अरेंज मर्डर, 1 अरेंज मर्डर, इस बात को साहब ध्यान में रखना है, 1 अरेंज मर्डर को, ठीक है साहब। तो ये भी उन्हीं की किताबें हैं। चलिए साहब, उसके बाद अगला देखते हैं जॉन ग्रीशम, जॉन ग्रीशम की किताबें हैं, द बॉय फ्रॉम बायलॉक्सी ए लीगल थ्रिलर, ये किन की किताबें हैं साहब, तो ये किताबें हैं जॉन ग्रीशम की। उसके बाद देखिएगा अगला दीप्ति नवल, दीप्ति नवल की जो किताबें हैं साहब वो है ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, ये दीप्ति नवल की किताबें हैं साहब। इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है। तो चेतन भगत की कौन कौन सी किताबें थी साहब, इसको एक बार रिकॉल हम लोग कर लेते हैं। चेतन भगत की किताबें कौन कौन सी थी, एक किताबें थी 400 डेज, उसके बाद कौन सी किताबें थी, ये गर्ल इन रूम नंबर 105, उसके बाद कौन था हाफ गर्लफ्रेंड, 1 अरेंज मर्डर, इंडिया पॉजिटिव, ये सारी किताबें चेतन भगत की साहब, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा साहब, केंद्र सरकार के द्वारा हर घर जल योजना, केंद्र सरकार के द्वारा हर घर जल योजना को पूरा करने वाला पहला परमाणिक जिला जो बना है बुरहानपुर बना है, और ये कहाँ है साहब, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है बुरहानपुर। वो जो है सो केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है हर घर जल योजना, इसको प्रमाणित करने वाला पहला जिला जो बना है वो बना है बुरहानपुर, और ये कहाँ है साहब, मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है साहब, मध्य प्रदेश में। एक बुरहानपुर जम्मू कश्मीर में भी है साहब, तो इस बात को ध्यान में नहीं रखना है। ये बुरहानपुर में जो मध्य प्रदेश में है बुरहानपुर, वहाँ से जो है सो ये पहला जो है सो जिला बना है जो हर घर जल योजना को प्रमाणित किया है, नहीं पूरा किया है। उसके बाद देखिएगा साहब, मध्य प्रदेश की बात आई तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये लगातार 7वीं बार जो है सो स्वच्छता में प्रथम स्थान पर रहा है, स्वच्छता में प्रथम स्थान पर रहा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे साहब। और अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है साहब, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की राजधानी है कहाँ साहब, तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सिंपल सवाल होता है और कन्फ्यूजन के कारण गलत कर देते हैं। जिस सवाल को हम हल्का समझते हैं ना वही सवाल पता चलता है कि गलत हो जाता है। इसलिए करके ये मत समझना है कि कौन हल्का है कौन भारी है। सवाल वो भारी है जो आप नहीं जान रहे हैं और सवाल वो बिल्कुल हल्का है जो आप जान रहे हैं। इसीलिए करके ये मायने नहीं रखता कि कौन हल्का है भारी है, बस रिकॉल करते जाना ताकि हमेशा याद रहे। उसके बाद देखिएगा साहब 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, इसमें जो है सो पहला स्थान रहा है वो किसका रहा है साहब, अमेरिका का रहा है। और कितने पदक के साथ, 33 पदक के साथ ये जो रहा है अमेरिका पहला स्थान पे रहा है। और बात करें दूसरा स्थान पर तो दूसरा स्थान पर साहब इथोपिया रहा है। दूसरा स्थान पर जो रहा है वो कौन रहा है, इथोपिया रहा है। कितने पदक के साथ, 10 पदक के साथ। यूएसए पहला स्थान पर कितने पदक, 33 पदक। इथोपिया कितना पदक, 10 पदक। कौन सा स्थान, दूसरा स्थान। और भारत जो है साहब केवल और केवल एक रजत पदक जीत पाया यहाँ पे, और वो भी नीरज चोपड़ा को साहब रजत पदक जिक्र कर लाने वाले एक व्यक्ति थे इसमें जो रजत पदक जीत करके लाए। और 2003 में, इससे पहले
अंजू बॉबी जॉर्ज जो थे ये कांस्य पदक जीती थी। मतलब नीरज चोपड़ा ऐसे भारतीय बन गए जो अभी तक इस एथलेटिक्स में कोई भी रजत पदक नहीं जीता था अभी तक। एक बार मात्र भारत 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज जो है सो कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज जो है सो मेडल जीत करके लाए थे और अभी जो है सो नीरज चोपड़ा ये सिल्वर मेडल जीत करके लाए हैं। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे साहब। और इसका आयोजन जो हुआ था यूएसए के यूजिन प्रांत के ओरेगॉन में हुआ था। यूएसए के यूजिन प्रांत, जिस तरह से राज होता है भारत में उसी तरह से यूएसए का राज्य है जिसका नाम है यूजिन, और उसके ओरेगॉन शहर में जो है इसका आयोजन किया गया था साहब। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022, इसमें एकल विजेता जो बनी है, कौन बनी है साहब? पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु का संबंध किससे है? पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से साहब पीवी सिंधु का संबंध है। और उप विजेता की बात करें तो उप विजेता जो है साहब वो है वांग झी चीन। वांग झी और कहाँ की रहने वाली है? चीन की रहने वाली है। वांग झी कहाँ की रहने वाली? चीन की रहने वाली है साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 में विजेता कौन? पीवी सिंधु। और उप विजेता कौन? वांग झी। इस बात को हम लोग साहब ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा साहब कि ऑस्ट्रेलियाई फ्रेंच ओपन टेनिस 2022, मतलब टेनिस का पूरे साल में टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम होता है। 4 ग्रैंड स्लैम होता है साहब, जिसमें पहला जो ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलियाई जो है सो ओपन टेनिस, ये वर्ष के पहले माह में खेला जाता है। मतलब किसी भी साल के पहले, सबसे पहले जो ओपन टेनिस होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया। और साल के अंत में जो होता है वो होता है साहब यूएसए। तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होता है। और यहाँ से साहब आप देखिए कि दरोगा, बीपीएससी जो भी एग्जाम है बिल्कुल यहाँ से सवाल उठा करके कॉपी करके डाला जाता है ग्रैंड स्लैम से। तो इसी वजह से साहब इसको बिल्कुल हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि इसमें कौन विजेता रहे और कौन उप विजेता, इस बात को देखेंगे हम लोग। तो आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022, इसमें पुरुष विजेता जो बना है वो बना है राफेल नडाल। और ये कहाँ का रहने वाला है साहब? स्पेन का। कई बार विजेता का किस देश से संबंधित है ये सवाल पूछा जाता है। अब 2019 के दरोगा के एग्जाम को देख के उठा करके देखिए, नोवाक जोकोविच उस समय विजेता बना और पूछा था कि वो किस देश का रहने वाला है, तो उस समय आंसर होता है सर्बिया का रहने वाला है। तो यहाँ से साहब सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में जो विजेता बना है पुरुष विजेता वो बना है साहब राफेल नडाल। और ये कहाँ का रहने वाला है? स्पेन का रहने वाला है। अगर बात करें उप विजेता का, तो उप विजेता जो बना है साहब डेनियल मेदवेदेव, ये कहाँ का रहने वाला है? रूस का रहने वाला है। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव कहाँ का रहने वाला है? रूस का रहने वाला है। उसके बाद बात करें महिला विजेता जो बनी है एशले वर्टी बनी है। कौन बनी है साहब? एशले वर्टी। और कहाँ की रहने वाली है? ये ऑस्ट्रेलिया की। आप देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला विजेता कौन? एशले वर्टी। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। मतलब ऑस्ट्रेलियाई ओपन और महिला विजेता कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। और कौन है ये? तो एशले वर्टी। ठीक है साहब। और किसे हरा करके, यानी उप विजेता कौन बनी है साहब? डेनियल कॉलिंस। और ये कहाँ की रहने वाली है? यूएसए की रहने वाली है। डेनियल कॉलिंस कहाँ की? यूएसए की रहने वाली है साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा साहब सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जो जीता है, 2 व्यक्ति जीता है, ये है साहब नोवाक जोकोविच। मतलब अभी तक 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। और राफेल नडाल भी अभी तक साहब 21 ग्रैंड स्लैम, यानी दोनों बराबर है साहब अभी वर्तमान में। तो कई बार सवाल पूछा जाएगा कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम वर्तमान में कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक जीता है, तो दोनों का नाम अभी वर्तमान में याद रखना है, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल दोनों का। एक नोवाक जोकोविच ये साहब सर्बिया के रहने वाले हैं। और राफेल नडाल की बात करें साहब तो अभी हम बताए हैं कि ये स्पेन के रहने वाले हैं। चलिए साहब इतना पॉइंट्स हम लोग को याद रखना है। पुरुष विजेता और उप विजेता, महिला विजेता और महिला उप विजेता। तो पुरुष विजेता कौन साहब? राफेल नडाल, कहाँ के? स्पेन के। उप विजेता कौन से साहब? डेनियल मेदवेदेव, कहाँ के? रूस के। उसके बाद महिला विजेता कौन? एशले वर्टी, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और महिला उप विजेता कौन? यूएसए के।
यूएसए के डेनियल कॉलिंस। चलिए साहब, इतना बात याद रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है, एशले बर्टी जो थी, एशले बर्टी जिस समय ये जीती थी उस समय दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी थी, और उसी समय ये क्या कर ली थी, संन्यास ले ली थी साहब, ये संन्यास ले ली थी साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एशले बर्टी क्या कर ली है, संन्यास ले ली है। चलिए साहब, ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। एक हो गया ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड स्लैम, अब दूसरा ग्रैंड स्लैम है साहब फ्रेंच ओपन टेनिस। फ्रेंच ओपन टेनिस, इसमें साहब पुरुष विजेता कौन बना, फिर से देखिए राफेल नडाल। कहाँ के साहब, स्पेन के रहने वाले हैं। राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। और देखिएगा कि राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में भी बने थे विजेता और अभी फ्रेंच में भी बन चुके थे। दोनों याद रखना है कि पुरुष विजेता ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में जो बना वही जाकर के फिर किस में बन गया है, फ्रेंच ओपन टेनिस में बन गया है। अब देखिएगा उप विजेता कौन बना है, तो कैस्पर रूड बना है। कहां का बना है, नॉर्वे का बना है। जबकि इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई वाला में किसे हराया था, डेनियल मेदवेदेव को हराया था। कहां का रहने वाला था वो, तो वो रूस का रहने वाला था साहब। इतना पॉइंट्स ध्यान में रखना है। उसके बाद महिला विजेता, महिला विजेता जो बनी है इगा स्विटेक, इगा स्विटेक महिला विजेता बनी है। और ये कहां की रहने वाली है साहब, ये पोलैंड की रहने वाली है। और उप विजेता जो बनी है कोको गोल्फ, ये कहां की, यूएसए की। इतना पॉइंट्स हम लोग को फ्रेंच से याद रखना है साहब। उसके बाद बात करें विंबलडन, विंबलडन में साहब अब देखिएगा कि विंबलडन में जो पुरुष विजेता बना है वो नोवाक जोकोविच बना है। और ये कहाँ का रहने वाला है, सर्बिया का। विंबलडन का जो विजेता बना वो बना है नोवाक जोकोविच, और कहाँ का रहने वाला है, सर्बिया का। और हराया किसे, उपविजेता कौन बना है, निक किर्गियोंस, निक किर्गियोंस। और ये कहाँ का है साहब, ऑस्ट्रेलिया का। महिला विजेता कौन बनी है, एलेना रिवाकीना, एलेना रिवाकीना कहाँ की रहने वाली है, कजाकिस्तान की। और कजाकिस्तान की साहब राजधानी याद रखना है, नूर सुल्तान, नूर सुल्तान यहाँ की राजधानी है साहब। कई बार ये सवाल में आया है। आप दरोगा का जो 19 में हुआ था वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि उसी समय नूर सुल्तान राजधानी बनी थी। यहाँ से इसकी जो पुरानी राजधानी थी वहाँ से अलग करके नूर सुल्तान बनाया गया था साहब। चलिए साहब, अगर आप बात करें कि उप विजेता, महिला उप विजेता की, वो है साहब ओंस जैबियोर, ओंस जैबियोर। और ये कहाँ की रहने वाली है साहब, ये ट्यूनेशिया की रहने वाली है। तो 3 ग्रैंड स्लैम हम लोग का हो गया है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस, फ्रेंच ओपन टेनिस, विंबलडन ओपन टेनिस। अब हम लोग चौथा में आएंगे, यूएसए, जो साल के सबसे लास्ट में हुआ करता है। तो यूएसए ओपन टेनिस 2022, इसमें जो पुरुष विजेता रहा है वो रहा कार्लोस अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज कहाँ का रहने वाला है साहब, स्पेन का, जहाँ का वो राफेल नडाल था जो ऑस्ट्रेलियाई और फ्रेंच दोनों जीता था। मतलब 3 ग्रैंड स्लैम कहाँ गया है, तो स्पेन चला गया है। एक जो है सो, चलिए साहब, तो उप विजेता इसमें देखिएगा कैस्पर रूड, कहाँ का, नॉर्वे का। उप विजेता कैस्पर रूड कहाँ का, नॉर्वे का। और महिला विजेता कौन, इगा स्विटेक, कहाँ की, पोलैंड की। इगा स्विटेक कहाँ की, पोलैंड की। और किसे हरा करके ये जीती है, तो उप विजेता जो बनी है इसमें ओंस जैबियोर, और कहाँ की रहने वाली है, ट्यूनेशिया की। मतलब ट्यूनेशिया की जो ओंस जैबियोर है ये बनी है उप विजेता साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा साहब, ये चारों ग्रैंड स्लैम से संबंधित सवाल था। नेक्स्ट देखिएगा साहब, नेक्स्ट है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022। मतलब राष्ट्रमंडल खेल में वैसे देश शामिल होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। और भारत जो है राष्ट्रमंडल का जो सदस्य बना था वो 1949 ईस्वी में। भारत जो है साहब राष्ट्रमंडल का जो सदस्य बना था 1949 ईस्वी में बना था। और ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में जो हुआ है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ साहब। कहाँ हुआ है, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ है। और 2026 में जो इसका आयोजन होगा, 2026 में जो इसका आयोजन होगा वो कहाँ होगा साहब, ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2026 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और सबसे अधिक पदक भी जो जीता है इस बार 2022 में वो ऑस्ट्रेलिया ही जीता है साहब। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था वो 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था। 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और 2022 में जो किया गया आयोजन, उसका जो शुभंकर था, उसका जो थीम था, उसका जो मोटो था साहब, वो था फेरी द वेल्स,
पेरी द वेल्स 2022 का शुभंकर होता है। कई बार साहब शुभंकर भी पूछ दिया जाता है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि शुभंकर भी कई बार पूछा गया है। चलिए साहब, अगर बात करें कि इसमें 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ था, कि संस्करण भी ध्यान में रखना है कि कौन सा राष्ट्रमंडल, 22वां राष्ट्रमंडल कब हुआ है 2022 में। तो 2022 का राष्ट्रमंडल कौन सा संस्करण, 22वां संस्करण। कितना लॉजिकल है, इसको ध्यान रखने में बड़ा आसान होगा। उसके बाद देखिएगा साहब कि उद्घाटन ध्वजवाहक, मतलब जब भी उद्घाटन होता है राष्ट्रमंडल में तो हर देश का कोई ना कोई खिलाड़ी अपने ध्वज लेकर के बाकी खिलाड़ी को आगे बढ़ता है। तो उद्घाटन जो हो रहा था, तो भारत के तरफ से जो उद्घाटन ध्वजवाहक था साहब, वो था मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। तो बताइए साहब, मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध साहब हॉकी से है। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है साहब। और पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है साहब, तो बैडमिंटन से साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा शरत कमल, यहाँ पर आप देखिएगा साहब, ये जो है, यही जो है साहब, आप जो देख रहे हैं पिक, यही जो है, ये है साहब मनप्रीत सिंह, यही है मनप्रीत सिंह, इनका संबंध हॉकी से है। और ये हैं साहब पीवी सिंधु, ये हैं पीवी सिंधु और इनका संबंध जो है बैडमिंटन से इनका संबंध है साहब। चलिए साहब, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो ये वो तो था उद्घाटन ध्वजवाहक। एक होता है समापन, जब समाप्त होता है तो अपने खिलाड़ियों को लेकर के आगे बढ़ता है। तो इसमें समापन ध्वजवाहक भारत की ओर से जो था वो था साहब आपके शरद कमल और निकहत जरीन। ये है साहब शरद कमल, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। और ये जो है निकहत जरीन, इनका संबंध मुक्केबाजी से यानी बॉक्सिंग से है साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इनका संबंध बॉक्सिंग से है। और इसमें सबसे अधिक मेडल जो जीता है, यानी पहला स्थान पर रहा है पदक तालिका में, वो रहा है साहब ऑस्ट्रेलिया। और चौथा भारत का जो स्थान रहा है वो चौथा रहा है। और कितने पदक के साथ, 61 होगा साहब, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 61 पदक के साथ भारत जो है सो चौथा स्थान पर रहा है, जिसमें भारत जो है सो 22 गोल्ड जीता है, 16 जो है सो सिल्वर जीता है और 23 जो है सो ब्रॉन्ज जीता है। आप जोड़ेंगे तो 61 पुर जाएगा। चलिए साहब, और पहला जो गोल्ड मेडल जिताई है वो जिताई है कौन, मीराबाई चानू। आप देख सकते हैं मीराबाई चानू विंस फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया। और इनका संबंध किससे है साहब, भारोत्तोलन से यानी वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत में 94 वर्षीय महिला एथलीट भवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीती है। मतलब 94 साल की महिलाएं एथलेटिक्स में दौड़ गईं और ये जो है सो 2 पदक जीत करके लाई हैं, जिसमें जो है सो 1 गोल्ड और 2 कांस्य पदक, कुल मिलाकर के 3 पदक जीत करके लाई हैं। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत के गुजरात में विश्व का 10वां EMM निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो पाया गया है, वो पाया गया कहाँ से, गुजरात से पाया गया है। अभी तक हम जितने भी ब्लड ग्रुप पढ़ते थे, कौन कौन सा पढ़ते थे, ए पढ़ते थे, बी पढ़ते थे, ओ और AB, ये ब्लड ग्रुप मतलब। और एक नया ब्लड ग्रुप हमें मिल गया है EMM। अभी तक भारत से बाहर 9 व्यक्ति मिले थे और 10वां जो व्यक्ति मिला है वो भारत के गुजरात से मिला है। और EMM ग्रुप ब्लड का शोध चल रहा है, इस पर देखा जाएगा। जब भी अगर इसके बारे में किसी तरह का डिटेल्स आता है तो हम लोग इस पर फिर एक वीडियो बनाएंगे। चलिए अगला जो होगा साहब, खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में पहला जो स्थान रहा है साहब, वो रहा है साहब इस बार 2022 में वो उड़ीसा का रहा। और बिहार का कौन सा स्थान रहा है, 7वां स्थान रहा है। और कितना पॉइंट के साथ साहब, 0.783 पॉइंट के साथ। क्योंकि बिहार में अगर आप BPSC के कैंडिडेट हैं तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट सहित याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डाटा
उठा करके पूछा जाता है। तो 7वां स्थान कितना पॉइंट के साथ? 0.783 पॉइंट के साथ। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि साहब एडीबी, एडीबी का मतलब हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का मतलब हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो मुख्यालय है साहब वो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। और एडीबी के अनुसार भारत की जो जीडीपी है 2022-23 में वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत में विद्युत उत्पादन की क्षमता 403 गीगावाट हो गया है। और विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान यूएसए, चीन के बाद कौन सा स्थान हो गया है? तीसरा। मतलब पहला स्थान पर यूएसए, दूसरा स्थान पर चीन और तीसरा स्थान पर जो आ गया है साहब भारत आ गया है। और इसमें देखेंगे कि किस ऊर्जा का कितना यूज किया गया है। तो आप देखिएगा साहब कि जीवाश्म से जो है सो टोटली 58.5%, जीवाश्म से 58.5%। और कोयला भी जीवाश्म का ही हिस्सा है। कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं, डीजल वगैरह, लकड़ी वगैरह, ये सारे जो है सो जीवाश्म का एग्जाम्पल है। और इसमें से सबसे अधिक जीवाश्म में भी सबसे अधिक जीवाश्म से, और जीवाश्म में भी सबसे अधिक कोयला में 50.7%। और बात करें गैर जीवाश्म में तो 39.7%, जिसमें गैर जीवाश्म में सबसे अधिक जो प्रयोग किया जा रहा है वो आप देखिएगा सौर ऊर्जा का 14.3%, जल विद्युत ऊर्जा का 11.6% और नाभिकीय ऊर्जा का 1.7%। तो कई बार सवाल यहाँ से पूछ दिया जाता है कि भारत में जो है सो सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रयोग किया जा रहा है टोटल ऊर्जा में? तो 14.3%। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे साहब। चलिए साहब, नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में भारत के 1.63 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग करके विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो जी साहब, 2021 में यहाँ की बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के कारण बहुत सारे लोग भारत की नागरिकता को छोड़ करके दूसरे देश की नागरिकता ले लिए हैं। और इसमें सबसे अधिक जो है सो विदेश जाने वालों में जिस देश में गया है नागरिक वो है आपका यूएसए। और यहाँ से जो गया है 2021 में, इसमें डाटा जो दिया गया है 1,63,000 लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। उसके बाद देखिएगा साहब वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022, ये जो दिया गया है किसे दिया गया है? कौशिक राजशेखर। ये कहाँ के हैं साहब? तो भारतीय मूल के यूएसए के रहने वाले हैं। और ये जो है सो यूएसए में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। मतलब ये पुरस्कार वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो वैश्विक ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करता है और अपना योगदान देता है, वैसे व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो कौशिक राजशेखर को यह पुरस्कार दिया गया है साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी 2022, इसका विजेता कौन बना है साहब? तो भारतीय रेलवे इसका विजेता बना है। उप विजेता कौन बना है साहब? तो महाराष्ट्र बना है, उप विजेता महाराष्ट्र बना है। और इसका आयोजन जो हुआ कहाँ साहब? तो हरियाणा के चरसी दादरी में हुआ है। इसका आयोजन हरियाणा के चरसी दादरी में हुआ है साहब। नेक्स्ट देखिएगा कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन किया जाएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा भारतीय, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है साहब, सही कर लीजिएगा, कि भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट मुख्यमंत्री सारथी योजना किस सरकार के द्वारा घोषित किया गया साहब? झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है साहब? हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है साहब? हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं साहब? तो ये जो बिलोंग करते हैं साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ साहब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के 46% भूमि के साथ 46% भूमि के साथ साहब ये अलग हुआ। और आप ये देखिएगा कि साहब जेपीएससी में ये सवाल हाल ही में 66 जेपीएससी जो था उसमें साहब पूछा गया था ये साहब।
चलिए अब देखिएगा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य है कि छात्रों को यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जामों की कोचिंग की खर्चा देना। मतलब जो भी व्यक्ति यूपीएससी यानी सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं या जो है सो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों का जो कोचिंग का खर्चा होगा, वैसे गरीब बच्चों का कोचिंग का खर्चा ये झारखंड सरकार उठाएगी। ये है मुख्यमंत्री सारथी योजना। चलिए साहब, अगर बात करें तो सरहुल कहाँ का पर्व है? ये झारखंड का पर्व है साहब। और झारखंड का 2 आर्ट, मतलब 2 आर्ट, 2 कला ऐसा है, सोहराई एवं कोहबर। सोहराई एवं कोहबर 2 ऐसा आर्ट है जिसे साहब जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब जब किसी भी वस्तु को, जिस तरह से आप देखते हैं सोना में, सोना जब भी गाँव घर की महिलाएं या जो भी व्यक्ति खरीदने जाता है, तो आप देखते हैं वो सीधा, कुछ जाने या नहीं जाने, सुनार को ये बोलेगा दुकान पर जाकर के कि हमें होल मार्क वाला सोना चाहिए। मतलब होल मार्क का मतलब होता है कि ये शुद्धता की पहचान है। मतलब जिस भी सोना पर होल मार्क लग जाए, मतलब क्या, लोग समझ लेता है बिल्कुल शुद्ध है। मतलब आप किसी भी चीज पर, मतलब आप ब्रॉन्ज पर भी मार दीजिए होल मार्क, तो कहा जाएगा क्या ये शुद्धता है? ऐसा बात नहीं है, ऐसे बता दिए। लेकिन मतलब होल मार्क जिस प्रकार से सोना की शुद्धता की माप होती है, उसी प्रकार से किसी भी वस्तु को अगर जीआई टैग मिल जाता है तो वो उसकी शुद्धता की माप होती है। तो इसी प्रकार से जब जीआई टैग मिल जाता है तो उसकी बिक्री और डिमांड बढ़ जाता है। तो आप देखते हैं कि अभी जो है सो झारखंड का सोहराई और कोहबर 2 आर्ट है, इस आर्ट को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और झारखंड सरकार से एक और बात याद रखना है कि झारखंड सरकार जो है सरना को अलग धर्म की मान्यता दिया है। सरना संहिता के तहत सरना को अलग धर्म की मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो झारखंड है साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट साहब, नेक्स्ट देखिएगा कि विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 ये किसे दिया गया साहब? व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूक्रेन के साहब, ये राष्ट्रपति हैं। इन्हें इनकी बहादुरी के कारण और तत्परता के साथ जिस प्रकार से रूस से युद्ध कर रहा है, तो ये साहसीपूर्ण व्यवहार के कारण इसे जो है सो दिया गया है। आप देख सकते हैं पिक में, यही है साहब व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है साहब? ये है कीव। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है साहब? कीव है। और हाल ही में जॉन कैनेडी अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। किन्हें दिया गया है? जेलेंस्की साहब को। जेलेंस्की साहब को जॉन कैनेडी अवार्ड दिया गया है। और ये चेक गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साहब। ये जो है जॉन कैनेडी अवार्ड, ये चेक गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस तरह से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, उसी प्रकार से जॉन कैनेडी अवार्ड चेक गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो बात करें चेक गणराज्य की राजधानी की, तो इसकी राजधानी है साहब प्राग। तो क्योंकि जो देश दिया है, तो सीधा बात है कि रूस से क्या ले लिया है? एक दुश्मनी मोल ले लिया। अगर आप दुश्मन देशों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके राष्ट्रपति को आप अवार्ड दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप दुश्मन देशों के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक बात है कि आप क्या कर लिए? उस रूस के साथ, इतनी महान शक्ति के साथ आप टक्कर ले लिए है, दुश्मनी ले ली है। तो स्वाभाविक बात है कि इतना साहस जो किया पुरस्कार देने का इतनी बड़ी शक्तियों के खिलाफ, तो स्वाभाविक बात है कि सवाल यहाँ से क्रिएट हो सकता है। तो इसकी राजधानी को याद रखना है साहब, राजधानी को याद रखना है। और इसके राष्ट्रपति जो है साहब मिलोस ज़ेमैन, इसके राष्ट्रपति जो है साहब चेक गणराज्य के, वो है साहब मिलोस ज़ेमैन। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा साहब कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर, जिसको हम लोग लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं साहब, लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं, इनके नाम पर रखा गया। एक समय था जब अंग्रेज आया करता, अंग्रेज भारत में था, तो भारत के हर शहर का, हर सड़क का नाम, हर जो है सो जगह, पैलेस का नाम अपने नाम पर रखा करता था। और आज वो समय आ गया है कि भारत के खिलाड़ियों के नाम पर, भारत के व्यक्तियों के नाम पर, भारत की उन महान हस्तियों के नाम पर ब्रिटेन में नाम रखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है साहब। तो याद रखना है कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल करके अब सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे साहब। और इससे पहले हम पढ़े थे कि जो है सो लीज ट्रस्ट जो बनी थी, वहां की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन अब वो हट चुकी है। अब जो बने हैं वहां के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो कौन बने हैं साहब? ऋषि सुनक बने हैं, जो भारतीय मूल के हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला, स्वनिर्भर नारी सम्मान योजना किस सरकार के द्वारा? असम सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है साहब? तो इसका उद्देश्य है कि स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा एवं वस्तु
खरीद करेगी। हथकरघा वस्तु क्या करेगी? खरीद करेगी। स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तु खरीद करेगी। मतलब जो कुटीर उद्योग के साथ जो महिलाएं लोग छोटे छोटे सामान का निर्माण करेंगे, जो स्वनिर्मित हुआ करेंगे, इसको सरकार क्या करेगी? खरीदने का काम करेगी। ये किस सरकार के द्वारा? असम सरकार के द्वारा। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है साहब? तो असम के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं साहब वो है सामंत विश्वा शर्मा, हेमंत विश्वा शर्मा, हेमंत विश्वा शर्मा। स्पेलिंग मिस्टेक था साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और असम का एक काजीरंगा जो नेशनल पार्क है साहब, ये कई बार सवाल पूछा गया, इसी वजह से इसको करंट अफेयर में लिख दिए हैं। ये जो है सो साहब पूछा जाएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये असम में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है साहब, एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंगी गैंडा के लिए ये प्रसिद्ध है साहब, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा साहब, उसके बाद है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 ये क्वार्टरली जो है सो जारी किया जाता है। और इस क्वार्टरली में पहला स्थान पर 3 देश आया साहब। एक आया है जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। सिंगापुर और जापान और दक्षिण कोरिया। जापान की राजधानी कहाँ है साहब? टोक्यो है। और ये किस द्वीप पर बसा हुआ साहब? होन्शु द्वीप पर बसा हुआ शहर है। और उसके बाद सिंगापुर की राजधानी कहाँ है साहब? सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर सिटी है साहब। उसके बाद बात किया जाए दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है साहब सियोल है। दक्षिण कोरिया की जो है सो राजधानी सियोल है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी मतलब प्राइमरी स्कूल से पहले मतलब आंगनवाड़ी तक पहुंचाने वाला जो पहला राज्य बना है देश का, वो कौन बना है साहब? उत्तराखंड बना है। नई शिक्षा नीति जो 2020 में लाई गई थी, नई शिक्षा नीति 2020 में जो लाई गई थी, इसके लिए साहब जो लागू किया गया, सबसे पहला जो राज्य लागू किया था वो था साहब कर्नाटका। सबसे पहला राज्य, शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य था कर्नाटका। लेकिन नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी, क्योंकि ये प्राइमरी स्तर से तैयार किया गया था, ये जो तैयार किया गया था प्राइमरी स्तर से तैयार किया गया था। प्री प्राइमरी मतलब प्राइमरी स्कूल से पहले, मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों तक का इसका कोई भी इसमें प्रावधान नहीं था आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए। लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों से मतलब प्री प्राइमरी से स्टार्ट करने वाला पहला राज्य जो देश का बना है वो बना है साहब उत्तराखंड। लेकिन ऐसे बात किया जाए ओवरऑल कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, तब याद रखना है कर्नाटक। लेकिन पूछा जाए कि प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला, तब याद रखना है साहब उत्तराखंड। अगर बात करें उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है साहब? पुष्कर सिंह धामी। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं साहब, तो वो ध्यान में रखना है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज सोमप्पा बोम्मई हैं। चलिए साहब, बसवराज सोमप्पा बोम्मई है। उसके बाद देखिएगा वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2022। इसमें देखिएगा साहब 146 टोटल देश भाग लिया था। मतलब जेंडर गैपिंग मतलब लैंगिक समानता और समानताएं कितनी हैं इस बात को, तो इस पर जो पहला स्थान रहा है साहब वो रहा है आइसलैंड का। पहला स्थान किसका? आइसलैंड का। और आपको बताए होंगे कि शांति में भी विश्व शांति में भी पहला स्थान जो रहा है आइसलैंड का ही रहा था। और स्थान कितना था? 135वां ही था। मतलब जेंडर गैप रिपोर्ट में भी 135वां स्थान किसका? आइसलैंड का। और शांति में भी पहला स्थान किसका? आइसलैंड का। और कितना? 135वां रहा था। आइस मतलब होता बर्फ, और जो बर्फ मतलब होता ठंडा। जो व्यक्ति ठंडा रहेगा, जो देश ठंडा रहेगा, वही तो उसी के पास तो शांति आएगा साहब। लॉजिकली याद रखना है, बस ऐसे ही। चलिए, और भारत का स्थान सॉरी ये पहला स्थान पर आइसलैंड का स्थान पहला था साहब, मिस्टेक से बोला गया। आइसलैंड का स्थान पहला था। भारत का स्थान 135वां, और शांति में भी भारत का स्थान 135वां था साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा अंतिम स्थान पर कौन सा? अफगानिस्तान। जेंडर गैप में पहला स्थान पर वो आइसलैंड, शांति में पहला स्थान पर आइसलैंड, भारत का स्थान शांति पर 135वां, और भारत का स्थान जेंडर गैप में 135वां। इस बात को याद रखेंगे। और अंतिम स्थान पर कौन था? अफगानिस्तान था। उसके बाद देखिएगा साहब, अगला है G20 2023 का शेरपा जो घोषित किया गया है, अमिताभ कांत को घोषित किया गया है। और G20 का जो सम्मेलन होगा 2023 में, वो भारत के नई दिल्ली में होने वाला है साहब, भारत के नई दिल्ली में होने वाला है। उसके बाद देखिएगा साहब, केंद्रीय सतर्कता आयोग
केंद्रीय सतर्कता आयोग सुरेश एन पटेल बने, जो किसके स्थान पर बने हैं? संजय कोठारी के स्थान पर बने हैं साहब, और संजय कोठारी के स्थान पर। और इसकी स्थापना कब हुई थी साहब? तो 1964 ईस्वी में। और इसे सतर्कता आयोग को शपथ कौन दिलवाता है साहब? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। और इसका कार्य क्या होता है? ये सभी सतर्कता गतिविधियों पर क्या करना? निगरानी रखना, निगरानी करना होता है साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय तिरंगे के डिजाइनर पिंगली वेंकैया के जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया। पिंगली वेंकैया देखिएगा साहब, यही भारतीय झंडा का जो 3 रंग होता है साहब, 3 रंग से भारतीय झंडा जो कलर किया हुआ होता है, तो इसको डिजाइन जो किए थे साहब, इसको जो डिजाइन करने वाले थे, वो डिजाइन करने वाले यही पिंगली वेंकैया थे साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इनका जो जन्म हुआ था 1876 ईस्वी में हुआ था साहब, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और बताइएगा आप लोग कि झंडे का जो डिज़ाइन किया गया है, तो ये झंडे का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है हमारे तिरंगे का, वो कितना होता है? ये चीज़ें आपको कमेंट में करना है साहब। मतलब हमारा जो झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यानी रेशियो क्या होता है, ये आपको कमेंट करना है साहब। जो चीज़ें आप कमेंट कर देते हैं वो चीज़ें आप कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ आप लिख दे रहे हैं वो कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए करके प्रयास करिए, हर व्यक्ति प्रयास करिए लिखने का और सीखने का। चलिए साहब, जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में किसकी अध्यक्षता में साहब? निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो है सो संपन्न हुई साहब। और पूछा जाए कि जीएसटी जो है सो कब लागू किया गया था, तो इसकी शुरुआत हुई थी साहब 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी जो है सो शुरू किया गया 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी लागू करने वाला पहला जो राज्य था वो था साहब असम। जबकि वन नेशन वन राशन ये लागू करने वाला पहला जो राज्य बना साहब, वो बना साहब बिहार बना है। और दूसरा जो राज्य बना था जीएसटी लागू करने वाला, वो बिहार था। ये पहला गैर भाजपा शासित राज्य था, गैर भाजपा शासित राज्य था जो है सो जीएसटी को लागू किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कई बार सवाल ये पूछा गया है कि पहला राज्य कौन था जो जीएसटी लागू किया था। उसके बाद देखिएगा कि लास्ट और अंतिम साहब कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिससे जिलों की संख्या 23 से बढ़कर के कितना हो जाएगी साहब? 30 हो जाएगी। 23 से बढ़कर के 30 हो जाएगी। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। मतलब वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल में वर्तमान में जिलों की संख्या 23 थी, अब 7 जिला बढ़ जाएगा, जिससे इस जिलों की संख्या कितना हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अब जिला कौन कौन सा बढ़ेगा 7, उसका नाम ध्यान में रखना है साहब। एक है सुंदरवन, दूसरा है इच्छेमती, तीसरा है रानाघाट, चौथा है विष्णुपुर, पांचवा है जंगीपुर, छठा है बहरामपुर और सातवां है वसीर घाट। तो ये हो गया साहब जो भी करंट अफेयर सितंबर माह का इंपॉर्टेंट था, ये सारे करंट अफेयर आपका हो गया। अगर आप यहाँ से करके जाते हैं दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख करके, तो हमें आशा है, उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।